Children, in previous video we have discussed about dual government system. Dual government मतलब दोहरा राज, दोहरी सरकार, यानी दो सरकारें थी, नवाब की भी थी और ब्रिटिशर्स की थी। लेकिन क्या था उसमें भाई, मेन क्या था कि रेवेन्यू कलेक्शन करने का रियल पावर जो है कंपनी के पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और अरेंजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो नवाब को दे दिया गया था। तो दिस वाज कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम. इट वाज स्टार्टेड इन 1765 एंड लास्टेड इन 1772. ओके, तो इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की वजह से सारे अधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे रेवेन्यू कलेक्शन करने के। और हुआ क्या, इसी टाइम में बंगाल में एक अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। एक स्टोरी की तरह मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो बड़ी बोरिंग है ये चैप्टर हिस्ट्री का। डोंट थिंक लाइक दैट, ट्राई टू लिसन इट लाइक अ स्टोरी. ओके, तो अकाल पड़ गया। अब क्या हुआ, लोग भूखों मरने लगे. बट चिल्ड्रेन, यू कैन सी हियर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इवन क्या हुआ, वाइप्ड आउट. बट इवन देन नो एड वॉज प्रोवाइडेड बाई द कंपनी और द नवाब. नवाब के पास तो कुछ था ही नहीं कि वो एड या कोई हेल्प प्रोवाइड कर सके. बट कंपनी ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड एनीथिंग, क्योंकि कंपनी का तो मेन एम ही था धन इकट्ठा करना. मीनवाइल द कंपनीज ऑफिशियल अर्न ग्रेट वेल्थ. बहुत ही धन इकट्ठा किया. इसके बारे में कहा जाता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, बाद में इंडिया से जाने के बाद उस पर जो है केस चला था कि उसने इलीगल साधनों से यहाँ से धन इकट्ठा किया. सो दैट सिचुएशन वॉज देयर. लेट अस टॉक. In 1772, Warren Hastings became the new Governor General of Bengal. During his tenure, the dual system of governance ended and Bengal came under direct control of the East India Company. यानी ये जो दोहरी राज था, राजनीति थी, वो ख़त्म हो गई और डायरेक्ट कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया. नवाब का नाम ख़त्म हो गया. After conquering Bengal, the company gained immense wealth at its disposal. बहुत धन इकट्ठा कर लिया था कंपनी ने अभी तक, बिकॉज ऑल द पावर्स, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कंपनी हैड. मेनी कंपनी ऑफिशियल केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. देयर अटमोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न मैक्सिमम वेल्थ इन इंडिया. बार बार ये शब्द आ रहा है कि their desire were to earn maximum wealth in India so that they could lead a secure life when they returned to British. यानी जब वो इंडिया आए थे अपनी जॉब पे, अपनी पोस्टिंग पे, तो बहुत ही मतलब सिंपल लिविंग थी उनकी, यानी they were not so rich. बट जब यहाँ से वापस गए तो क्या हुआ, they have earned maximum wealth in India so that they could lead a secure life when they returned to Britain. Understood children? Those who returned with asset and exhibited their richness were called nabos, यानी नैबॉब्स. इट मीन्स कि जो यहाँ से जो है अपने एसेट्स और ये सब लेके गए, तो दे वर कॉल्ड नैबॉब्स. दे वर परसीव्ड एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन द इंग्लिश सोसाइटी. यानी उन्हें क्या, इंग्लिश सोसाइटी में भी बड़ा सम्मान मिला. यहाँ से तो लूट के ले गए थे वो, बट ऑल्सो इवन दो दे हैव गॉट द ऑल द that they have got respect in English society. Okay, now this was the end of dual government system. but dual government system तक आते आते बंगाल जो है वो क्या हो चुका था, खोखला हो चुका था. क्या खोखला मीन्स जिसको कहेंगे कि वहाँ का जो धन संपदा दौलत है सब लूटी जा चुकी थी. एंड इट वॉज came in the hand of East India Company and their officers only. Now next part of the chapter is children, British expansion under Lord Wellesley. Okay, अभी तक हमने Robert Clive और then we have talked about who, the Warren Hastings. Now we will talk about British expansion under Wellesley. Wellesley was here was the Governor General of India from 1798 to 1805.
ही एक्सटेंडेड द ब्रिटिश रूल इन 2 ways। अब वो आया अपनी अलग तरीके से, अपनी अलग नीति से, प्लान से, उसने 2 तरीके से ब्रिटिश जो रूल है उसे और भी एक्सटेंड किया। द 2 सिस्टम वॉज देयर। हमारा ये क्या कहेंगे इसे कि हम इस चीज़ को समझ कर भी समझ नहीं पाते कि दिस वॉज द वे दैट दे हैव चीटेड टू अस। ओके, तो फर्स्ट वॉज सब्सिडियरी अलायंसेस एंड द सेकेंड वॉज आउटराइट वॉर्स। प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रेन एंड सीनियर क्लासेस। इट मीन्स अभी तो आप क्लास 8th में हो, आगे भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो दिस ऑल द पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So let us talk about subsidiary alliances first. You can see children, as per subsidiary alliances, a ruler had to disband his own army. He had to maintain British troops permanently at his cost or cede some territory in lieu of it. In case a ruler failed to make payments, a part of his territory was taken away as penalty। यानी अब वेलेस्ली का प्लान क्या था, किसी भी तरीके से जो इंडियन रूलर के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने में मिलाना, या तो उससे वॉर करो या उनकी अधीनता सब्सिडियरी सहायक होना स्वीकार कर लो। अब सब्सिडियरी अलायंस का रूल क्या था कि जो रूलर है उसको अपनी आर्मी जो है डिसबैंड करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश ट्रूप्स को, ब्रिटिश की जो सेना की जो टुकड़ी है उसको परमानेंटली अपने खुद के खर्चे पे अपनी ही टेरिटरी में रखना पड़ेगा। ठीक है, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। और यू नो चिल्ड्रन, जो ट्रूप्स को रखने का जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन केस अ रूलर फेल टू मेक पेमेंट्स, और क्या, एट हिज कॉस्ट और सेड सम टेरिटरी इन ल्यू ऑफ इट, या तो अपने खर्चे पे उसको रखो या अपनी राज्य का कुछ पार्ट का जो रेवेन्यू है वो इसके लिए दे दो। अगर कोई रूलर इस पेमेंट को देने में फेल होता है तो क्या किया जाएगा, अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी, यानी उस राज्य का एक पार्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू अधिकार में ले लिया जाएगा। यानी किसी भी तरीके से राज्य को अपने अंडर में कर लेना। दिस वॉज द वे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, अ रूलर हैड टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रेजिडेंट। यानी हर रूलर को जो सब्सिडियरी अलायंसेस में था उसे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने राज्य में रखना होता था। ही वॉज टू बी स्टेशन एट द रूलर्स कोर्ट, और वो उस राजा के दरबार में होता था। क्यों होता था, ताकि राजकाज के जितने कार्य, जितने डिसीज़न लिए जा रहे हों सब उसके नज़र में हों। ही वॉज अ पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट। हिज जॉब वॉज टू फर्दर द ब्रिटिश इंटरेस्ट, यानी उसका मेन काम क्या होता था कि जो भी चीज़ें हो वो ब्रिटिश इंटरेस्ट की हों, ब्रिटिशर्स के फ़ायदे की हों। अ रूलर हैड टू एक्सपेल ऑल अदर फॉरेनर्स फ्रॉम हिज टेरिटरी। क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट के यानी ब्रिटिशर्स के अलावा कोई भी दूसरा फॉरेनर उनकी टेरिटरी में नहीं रह सकता था। मीन्स पोर्तुगीज़, डच, मेनी वर देयर ना, फ्रेंच, दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन देयर टेरिटरी एक्सेप्ट ब्रिटिश। अ रूलर हैड टू कंसल्ट द ब्रिटिश बिफोर नेगोशिएटिंग विद अदर इंडियन स्टेट्स, यानी उनके जो विदेश मंत्रालय है उस पर भी उनका अधिकार, यानी कोई भी जो सब्सिडियरी अलायंस का स्टेट है वो कोई भी नेगोशिएशन यानी किसी दूसरे राज्य से रिश्ता नहीं रख सकता था विदाउट कंसल्टेशन विद ब्रिटिश। यानी एक तरह से कहा जाए तो ब्रिटिशर का उनका इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल था। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस इन 1798। एक्चुअली चिल्ड्रन ना, ये सब्सिडियरी अलायंसेस लाया गया और सभी राज्यों को दिया गया कि या तो आप इस पर साइन कर दो या उनसे वॉर करो ब्रिटिशर्स से। तो दे वर नोइंग कि मोस्ट ऑफ देम कि दे वर नॉट एबल टू फेस देम, सो दे हैव टेकन द सब्सिडियरी अलायंसेस। सो निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस इन 1798। In 1801 लॉर्ड वेलेस्ली
caused the नवाब ऑफ अवध टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस, और नवाब ऑफ अवध को उसने मजबूर कर दिया वेलेस्ली ने कि सब्सिडी अलायंस स्वीकार कर ले। पेशवा बाजीराव सेकेंड साइन द सब्सिडी अलायंस एट द ट्रीटी ऑफ बसाइन इन 1802, और many Rajput chiefs also accepted British supremacy and signed the treaties, यानी किसी भी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि मजबूरी में किसी भी तरह से मोस्टली जो रूलर थे उन्हें जो है सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द सब्सिडी अलायंस। The Indian ruler who accepted this alliance lost all their independence, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जिसने अलायंस स्वीकार की उन्हें ये सारे रूल फॉलो करने थे जो भी आपने ऊपर पढ़े, और इट मीन्स कि इनडायरेक्टली कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। देवर रूलर एज द नेम ओनली, केवल नाम के लिए ही वो रूलर रह गए थे। रूलर यानी जो राजा थे वो नाम के लिए ही रह गए थे, असली पावर जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। दे कुड टेक नो इंडिपेंडेंट डिसीजन इन ऑडिशन, दे हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी, यानी कोई डिसीजन भी नहीं ले सकते थे, ऊपर से उन्हें ब्रिटिश आर्मी को भी मेंटेन रखना था। दिस वाज अ ग्रेट फाइनेंशियल ड्रेन, यानी आर्मी को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन था, यानी जो है उनका खर्चा ख़त्म, उनके जो धन है वो ख़त्म होता जा रहा था। टू मेक मैटर्स वर्स द रेजिडेंस डिमांड्स ऑल्सो हैड टू फुलफिल्ड, यानी जो एक रेजिडेंट्स उनके राज्य में रहता था उसकी भी डिमांड राजा को फुलफिल करनी पड़ती थी। अंडरस्टूड? इट प्रूव्ड वेरी एडवांटेजियस फॉर द ब्रिटिश, और ये जो नीति है, ये जो वे है ब्रिटिशर्स के लिए तो बहुत ही एडवांटेजियस रही, बट हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक रही। दे कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, द मिलिट्री एंड द फॉरेन अफेयर्स ऑफ द अलायंस पार्टनर्स came under their direct control. They could exercise control even in internal matters through residents, यानी internally भी residents के थ्रू सारा कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, और एक्सटर्नली तो था ही। Finally, territories of Indian rulers could be annexed at any point of time, यानी क्या हुआ, टेरिटरीज ऑफ इंडियन रूलर कुड बी अनेक्स एट एनी पॉइंट ऑफ, किसी भी समय वो क्या करते थे, धीरे से फिर उस राजा को हटा करके और जो है उस पर अपना अधिकार कर लेते थे। बहुत ही एग्जाम्पल जो है पॉपुलर एग्जाम्पल क्या कहेंगे, हमारे देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी आपने सुनी होगी कि किसी भी तरह से मजबूर करके उन्हें दैट वाज देयर अनदर लॉ वॉज देयर, बट किसी भी तरह से झांसी को अपने अधिकार में कर लिया गया था। तो इसी तरह का जो प्रोसेस जो है सब्सिडी अलायंसेस में था। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू पावर ब्लॉक इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया दैट वॉज द बैड लक ऑफ आवर ओन कंट्री इंडिया।